नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहां पर महेंद्र फिर से अपने सामने शीला को देखकर आलिशा को यहां पर होश में लेकर आ जाते हैं और आलिशा यहां पर शीला को पटक पटक कर मारती है, तो दूसरी तरफ किंग ने यहां पर सबसे पहले शौर्या को अपने काबू में किया और उसके बाद वो यहां पर प्रत्युष को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देता है। तो उसके बाद अब यहाँ पर बारी थी रघुवीर शेखावत की। तो अब यहाँ पर शीला को इस तरह से गिरा हुआ देखकर अब धनंजय कहते हैं कि अब शीला के शरीर को मुक्ति मिल जाएगी। तो अब महेंद्र ने कहा, भाई अगर इसका शरीर ऐसे ही रहा, यानी हमने इसके शरीर को खत्म नहीं किया, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे दुश्मन फिर से इसकी बॉडी के साथ कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करके इसे फिर से कोई ताकतवर किसी एनिमल का रूप देकर हमारे सामने पेश कर देंगे। इसलिए ये सर्कल फिर से रिपीट ना हो, हमें कुछ तो करना चाहिए। महेंद्र की इस बात को सुनकर अब धनंजय ने कहा, क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ महेंद्र, क्योंकि अब तुम्हारी बात को सुनकर मैं इतना कह सकता हूँ कि जरूर तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा है। यहाँ पर ये दोनों भाई अब एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके सामने अब आलिशा आ जाती है। अब आलिशा को अपने सामने देखकर महेंद्र और पीरामल दोनों की ही हालत सच में खराब हो चुकी थी। हालांकि धनंजय को तो इस बात का पहले ही अंदाजा था कि शीला को खत्म करने के बाद इन दोनों की बारी आ सकती है। उन दोनों को ऐसे देखकर अब आलिशा घूरते हुए ही अब उनके पास जाने लगती है कि तभी धनंजय ने महेंद्र के हाथ को पकड़कर अब उसे खींचते हुए ही दूसरी तरफ वो भागने लगते हैं। तो जी यहाँ पर धनंजय और महेंद्र को भागता हुआ देखकर अब आलिशा भी उनकी तरफ ही भागने लगती है। इधर भागते हुए ही अब महेंद्र कहते हैं, भाई मुझे पता चल गया, वो धमकी वाले लेटर मेरे लिए किसने लिखा था। ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा, वट अब भागते हुए तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है। वैसे कौन है वो जिसने वो लेटर लिखा था। धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, अरे अब आप खुद ही सोचिए ना, कौन हो सकता है वो। ये जो हमारे पीछे दौड़ रही है ना भाई, ये वही है। मुझे आज ये सच में कुत्ते की मौत मारेगी, क्योंकि यही सच में वो लेटर लिखकर मेरे कमरे में छोड़ कर आई होगी। और मैं सच कहूँ ना, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता हूँ भाई। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उन्हें इसके हवाले कर देता। तो ये कुछ देर के लिए तो कम से कम उसके साथ बिजी रहती। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय ने कहा, अच्छा तो फिर उनके मरने के बाद फिर तुम क्या करते, फिर किसको इसके सामने लेकर आते, ये भी बता दो महेंद्र। अब धनंजय की ये बात सुनते ही महेंद्र कहते हैं, अरे जो भी कर रहा हूँ वही तभी करता। ये सुनकर अब धनंजय ने कहा, तो जो अभी कर रहे हो ना, तो फिर वही करो महेंद्र, ये फालतू की बकवास मत करो। अभी बस यहाँ से भागने में अपना ध्यान लगाओ। यहाँ वो दोनों अभी रोड पर भाग रहे थे और उनके पीछे आलिशा थी कि तभी यहाँ पर महेंद्र का पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके बाद अब यहाँ पर महेंद्र का बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो यहाँ पर महेंद्र का बैलेंस बिगड़ने की वजह से, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो दोनों ही यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। इधर खुद को संभालते हुए वो दोनों बेचारे जैसे ही उठकर बैठते हैं, तो यहाँ पर अब धनंजय कहते हैं, कितनी बार कहा है ना महेंद्र, मैंने तुम्हें इतनी बकवास मत किया करो। जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय उसी पर ही ध्यान दिया करो, लेकिन एक तुम हो जो किसी की सुनते ही नहीं हो। ये सुनते ही अब महेंद्र ने कहा, भाई आप अपना गुस्सा अभी के लिए प्लीज साइड में रखो, क्योंकि ये काम अगर हम जिंदा रहे तो बाद में भी कर सकते हैं। और अभी सामने देखो, क्योंकि हम दोनों की मौत बनकर हमारे सामने कौन आ रही है। ये सुनते ही जब महेंद्र ने सामने देखा तो आलिशा उन सभी के बहुत ही करीब थी। आलिशा को देखकर उन दोनों को ये दोनों डर के मारे अब अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ किंग यानी कि रोहित ने अपना पूरा का पूरा काम खत्म कर लिया था।
यहाँ रोहित ने यहाँ पर रघुवीर शेखावत के आसपास एक सर्कल बना दिया था और वहाँ पर अब आग लगा दी थी। यहाँ रोहित ने अब इन्हें खत्म करने के बाद वो भी यहाँ पर एक चैन की सांस लेते हैं कि तभी रोहित के कानों में एक AI वॉइस की आवाज गूंजती है जो कि कह रही थी, वेल डन किंग, आप हर बार मुझे इम्प्रेस कर देते हैं, लेकिन किंग हमें भी आप इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। और ये कहते हुए ही वो शख्स अब कॉलेज बिल्डिंग के टेरेस से जंप करते हुए ही अब एक और शख्स यहाँ पर किंग के सामने आ जाती है। इधर किंग अब अपने सामने खड़े इस शख्स को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और वो अब तक समझ गए थे कि इस मास्क के पीछे कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल है। तो वहीं अब वो शख्स अपनी कमर से अपने टैब को निकालते हुए ही कहती है, वेल किंग, लेट्स सी माई सरप्राइज। ये कहते हुए ही अब यहाँ पर ये शख्स अब अपना एक टैब को अपने हाथ में निकालती है और इसे निकालने के बाद अब कुछ देर तक उस टैब में एक वीडियो को ऑन कर देती है। उस वीडियो के ऑन हो जाने के बाद अब वो यहाँ पर अपने इस टैब की स्क्रीन को किंग की तरफ कर देती है ताकि किंग में इस टैब को खुद अच्छी तरह से देखें। जब किंग ने उस वीडियो की तरफ देखा तो यहाँ पर किंग की आंखों में टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में अब तक भाग्यश्री मल्होत्रा हाउस में आ चुकी थी। वो अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद अब वो अपनी गाड़ी में रखे हुए कुछ बैग को अपने हाथ में लेती है और अब वो यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के अंदर आ जाती है। जैसे ही भाग्यश्री मल्होत्रा हाउस के अंदर आती है तो सामने श्वेता को बड़े मजे से आइसक्रीम को खाते हुए देखकर अब भाग्यश्री हैरान हो जाती है और साथ के साथ उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल भी थी। तो वहाँ पर उनके पास आने के बाद अब भाग्यश्री कहती है, किशन, वैसे तो नॉर्मली बच्चे रोते हुए ही आते हैं, लेकिन हमारी श्वेता का बेबी वो तो चीखते हुए आएगा। अब ये सुनते ही वहाँ पर सभी की नज़र जब सामने खड़ी हुई अंजलि मामी के ऊपर जाती है तो श्वेता भी यहाँ पर अपनी आइसक्रीम को टेबल पर रखते हुए ही वो अब अपने दोनों ही हाथों को फैलाकर अब अपनी माँ के पास जाकर अब उसे हक कर लेती है और कहती है, आई मिस यू माँ एंड आई लव यू। श्वेता की इस बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी कहती है, हाँ, मैंने भी अपने बच्चों को बहुत ही मिस किया और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ श्वेता। ये सुनते ही अब श्वेता ने कहा, क्या लेकर आई हैं माँ आप मेरे लिए? श्वेता की इस बात को सुनकर अब क्रिश ने कहा, हाँ माँ, सब कुछ ही दे दो आप इसको, ताकि ये खुश होकर यहाँ से अपने ससुराल जा सके, क्योंकि अभी के लिए इसका खुश होना बहुत ही जरूरी है। और हाँ श्वेता दीदी, आपके पति देव का फोन आया था कि उन्होंने भी आपके लिए ढेर सारी आइसक्रीम मंगवा ली है और इतना ही नहीं, एक फ्रिज और ले लिया है एक्स्ट्रा और उसमें भी उन्होंने ढेर सारी आइसक्रीम को फिल करके रख दिया है। अब एक काम करो, जाओ अब तुम यहाँ से जाओ। इस बात पर श्वेता अब अपने भाई को घूर कर देखने लगती है। तो वहीं किशन मामा जो कि यहाँ पर क्रिस की सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, किशन मामा अब यहाँ पर क्रिस के सिर पर एक टपली मारते हुए ही कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुझे? हाँ, मेरी बेटी से। ये सुनते ही अब क्रिस ने कहा, अच्छा पापा, मुझे आपकी बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है ना अभी इसने क्या खाने की डिमांड की है, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा। इस बात पर अब भाग्यश्री ने कहा, देखो, जो भी कुछ किया है या जो भी कुछ कहा हो, माँ सब कुछ बनाएगी। इस बात पर अब प्रीति कहती है, आंटी पहले आप सुन तो लीजिए। इस बात पर अब भाग्यश्री ने कहा, हाँ बेटा बताओ, क्या आपको क्या खाना है? अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब श्वेता ने कहा, वो माँ, मुझे आइसक्रीम डोसा खाना है, आप प्लीज मेरे लिए बनाएंगी ना? अब ये सुनते ही तो भाग्यश्री के मुंह से अभी अचानक से ही निकल जाता है, आर यू श्योर श्वेता? भाग्य अब यहाँ पर अंजलि की इस बात पर श्वेता ने उनके हाथ को पकड़कर कहा, हाँ माँ, आई एम श्योर, मुझे वो खाना है। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, श्वेता बेटा, आप सच में ये खाएंगी? इस बात पर अब श्वेता हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर अपनी बेटी की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं,
बेटा प्रीति, आप एक डॉक्टर है ना, तो आप प्लीज़ एक बार श्वेता को अच्छी तरह से चेक कीजिए। मुझे डाउट हो रहा है, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। किशन मामा की ये बात सुनते ही अब कृष ने कहा, क्यों पापा, सारा प्यार हवा हो गया क्या? हाँ, अभी तो आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि मैं आपकी बेटी को कुछ ना कहूँ, तो अब क्या हो गया? ये तो कुछ भी नहीं है पापा। आपको पता है इसने रात में मुझसे क्या बनवा कर खाया था? क्रिश की इस बात पर अब किशन मामा अपनी आंखों के इशारे से कहते हैं, क्या खाया था? इस बात का जवाब देते हुए क्रिश ने कहा, बनाना पिज्जा। श्वेता ने रात को मुझसे बनाना पिज्जा बनवाया था। ये सुनते ही तो किशन मामा के फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे कि वो भी किसी भी वक्त वॉमिट कर सकते हैं। वो अब खुद के एक्सप्रेशंस को बदलते हुए ही कहते हैं, अंजलि तुम बाद में बना देना प्लीज। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, इसे अभी क्रेविंग हो रही है ना, तो मैं बस अभी ही बनाऊंगी, मुझे बस 15 मिनट दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। और ये कहते हुए ही वो वहाँ से बस अब अपने बैग को लेकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। इधर अपने रूम में जाने के बाद भाग्यश्री जल्दी से अब अपने बैग को रख के पहले वो यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश होती है, वो अपने कपड़ों को चेंज करती है और इसके बाद वो सीधा ही यहाँ पर किचन में आ चली जाती हैं। किचन में जाते हुए ही अब वो यहाँ पर क्रिश से कहती है, क्रिश देख जरा एक बार डोसे का बैटर ऑर्डर कर दो। इस बात पर अब क्रिश ने कहा, माँ मैं आपका बेटा हूँ, अब तक मुझे भी समझ में आ गया है कि डोसा बनाने में एक दिन पहले की तैयारी करनी पड़ती है। ये सुनते ही भाग्यश्री अब अपने बालों को बांधते हुए ही अब वो किचन में चली जाती है, तो इधर कुछ ही देर में उसने अब डोसा बना दिया था, जिसे कि अब वो श्वेता के सामने रख देती है और बाकी सभी बस अब यहाँ पर श्वेता को ही देख रहे थे। तो वहीं श्वेता ने जब यहाँ पर एक बाइट ली तो वो बड़े ही मजे से इसे खा रही थी। उसे इस तरह से मजे में इस आइसक्रीम डोसे को खाता हुआ देखकर अब क्रिश कहता है, आई कांट हैंडल दिस, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ क्रिश का साथ देते हुए प्रीति ने भी कहा, हाँ क्रिश जल्दी चलो, वरना अब तो मैं ना आइसक्रीम खा पाऊंगी और ना ही डोसा, क्योंकि इस दोनों के मिक्सचर से तो सच में अब मुझे इन दोनों से ही घृणा हो जाएगी। अब क्रिश और प्रीति को तो यहाँ से ये सब कहते हुए चले जाते हैं। तो वहीं किशन मामा अब कहते हैं, मैं भी एक बार फार्मेसी जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देखता हूँ। ये कहते हुए अब किशन मामा भी अब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अंजलि मामी अभी श्वेता के सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहती है, जितना मन हो श्वेता उतना खाओ, मैं तुम्हारी दादी माँ से मिलकर आती हूँ। इस बात पर अब श्वेता ने भी कहा, ठीक है माँ। यहाँ भाग्यश्री अब वहाँ से उठकर वो नानी माँ के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो जैसे ही उनके रूम में जाती है तो उनके पास जाकर अब वो कहती है, माँ आप कैसी हैं? इस आवाज़ को सुनकर अब नानी माँ, जो कि अपनी ही किसी सोच में थी, वो अपने सामने अंजलि को देखकर कहती है, मेरी बच्ची अंजलि तू आ गई वापिस। ये कहते हुए ही वो अपने दोनों ही हाथों को अब फैला देती है। तो वहीं नानी माँ के हाथों को इस तरह से फैलाया हुआ देखकर अंजलि मामी भी जल्दी से उनके पास जाते हुए अब उन्हें हक करते हुए ही कहती है, लगता है माँ आपने मुझे बहुत ही मिस किया। इस बात पर अब नानी माँ ने कहा, मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकती हूँ भाग्यश्री। नानी माँ के इस बात पर तो भाग्यश्री एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि भाग्यश्री को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नानी माँ उन्हें पहचान लेगी। वो बस उन्हें हैरानी से देख रही थी। तो उसकी हैरानी को देखकर अब नानी माँ कहती है, अरे अंजलि हैरान क्यों हो? वैसे तुम्हें भाग्यश्री तो याद ही होगी ना, अरे तुम्हारे भाई प्रत्युष की दोस्त। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, आप इतनी पुरानी बातें क्यों कर रही हैं माँ? इस बात पर अब नानी माँ ने कहा, अरे वो मेरी पसंद थी अपने बेटे के लिए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और हमारे घर में तुम बहू बनकर आ गई। वैसे अंजलि, क्या मैं तुमसे एक सवाल कहूँ? इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, जी हाँ माँ कहिए ना। इस बात पर अब वो कहती है, क्या तुम आज भी राजीव से प्यार करती हो?
नानी माँ के इस सवाल ने तो अंजलि मामी को एकदम से ही हैरान कर दिया था, क्योंकि वो खुद अंजलि नहीं थी और वो अंजलि के बारे में उन्हें क्या ही जवाब देती। लेकिन अब वो कहती है, इतने सालों बाद आप ये सवाल क्यों कर रही हैं माँ? क्या हुआ है जो आप फिर से इन्हीं बातों को उठा रही हैं? इस बात पर नानी माँ अब अपने पिल्लों के नीचे हाथ डालकर अब एक एनवलप को निकालकर अब उसे अंजलि मामी के हाथ में रखते हुए ही कहती है, इसे देखो अंजलि और मुझे बताओ क्या जवाब है इस बात का? क्या तुम मुझे इसका कोई आंसर दोगी? ये सुनते ही अंजलि मामी अब उनके हाथ से उस एनवलप को लेकर अब उस एनवलप को खोलने लगती है। जैसे ही वो अब यहाँ पर अपने हाथ को इस एनवलप के अंदर डालकर कुछ फोटोज को निकालती हैं तो ये फोटोग्राफ थी जो यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में भेजी गई थी, जिसमें अंजलि और राजीव एक दूसरे के काफ़ी ही करीब थे। एक फ़ोटो में तो राजीव ने अंजलि को अपने हाथों में उठाया हुआ था। अब भाग्यश्री एक एक करके सभी फोटोज़ को बड़े ही ध्यान से देखती है तो वो खुद शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं था। इधर अंजलि मामी के चेहरे को देखकर अब नानी माँ कहती है, क्या बात है अंजलि? वैसे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैंने अब तक इन फ़ोटोज़ को किशन को नहीं दिया है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मुझे सच बताओ, क्या बात है? क्या अभी तक तुम राजीव को नहीं भूल पाई? नानी माँ की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, आप प्लीज़ मुझे 24 घंटे दीजिए। मैं आपके सामने इस फ़ोटो की सच्चाई को लेकर आऊँगी, क्योंकि आप जो फ़ोटोज़ देख रही हैं वो सच नहीं है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई ना माँ, तो इस घर से हमेशा के लिए मैं चली जाऊँगी बिना किसी को कुछ भी कहे, क्योंकि ये यहाँ पर मेरे कैरेक्टर के ऊपर बातें आ रही हैं। इसलिए मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहूँगी, बल्कि मैं इन फ़ोटो के पीछे जो सच्चाई है मैं उसे लेकर आऊँगी। अंजलि मामी की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर नानी माँ कहती है, क्या बात है अंजलि, अब तुम्हें अपना सच बताने के लिए भी 24 घंटे चाहिए? अरे मैंने तो तुमसे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं है। मैंने बस इतना पूछा है कि क्या तुम सच में राजीव को अब तक नहीं भूल पाई? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 24 घंटे ही चाहिए हैं तो जाओ अंजलि, मैंने तुम्हें दिए 24 घंटे। अब लेकिन तुम्हारे पास बस ये 24 घंटे ही हैं और इन 24 घंटे के अंदर ही तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। ये सुनते ही भाग्यश्री अब उस एनवलप को अपने दुपट्टे में छुपाकर अब वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तो वहीं भाग्यश्री के जाने के बाद अब नानी माँ अपने मन में कहती है, उम्मीद करती हूँ अंजलि कि तुम अपनी बेगुनाही का सबूत हमें ला कर दोगी, वरना अब मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद मेरे लिए अब मुश्किल हो जाएगा तुम पर भरोसा करना। तुम मुझे पसंद थी क्योंकि तुम सच में सच्ची थी। शादी के बाद तुमने उस राजीव गुलेरिया के साथ कोई भी वास्ता नहीं रखा था, लेकिन अब ये सब फोटोज में देखकर तो अब मैं तुम पर भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि मुझे तुम्हारी सादगी तुम्हारी सच्चाई बहुत ही पसंद आई थी। यहाँ नानी माँ भी यही सोचकर अब अपनी एक दुविधा में थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में भी अब तक राजलक्ष्मी भी यहाँ पर गुलेरिया हाउस में वापिस आ चुकी थी, क्योंकि वाराणसी में वहाँ पर वो सब अपने मिशन को पूरा कर चुके थे। और वैसे भी और जैसे ही वो अपने सामान के साथ वहाँ पर पहुँचती है तो उसे देखकर वहाँ पर सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सभी अब यहाँ पर भाग्यश्री को टाइम विश करते हैं और टाइम विश करने के बाद इधर भाग्यश्री भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही भाग्यश्री अब अपने रूम में आती है तो वो सबसे पहले अपने रूम के दरवाजे को बंद करते हुए ही अब वो अपने रूम में रखे हुए सिस्टम को अब ऑन कर देती है, क्योंकि राजलक्ष्मी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने उसी काम को करना चाहती थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महारानी ने दी थी। अब वो यहाँ पर इस सिस्टम को ऑन करने के बाद इसके बाद अब वो यहाँ पर अपने पर्स में अब अपने हाथ को डालती है। तो अब अपने पर्स में से वो एक पुरानी फोटो को निकालती है और उसे सबसे पहले वो यहाँ पर अपने फ़ोन में स्कैन करती है और उसके बाद अब वो इसे अपने सिस्टम में डालने के बाद अब अपने सिस्टम पर वो यहाँ पर महारानी की आईडी को ऑन कर देती है और महारानी की आईडी को डालकर अब वो उस फोटो को अटैच करते हुए ही लिखती है,
महारानी, मुझे ये फ़ोटो उस किले में मिली थी जब आप वहाँ से जा चुकी थी। इस फ़ोटो में यहाँ पर 2 लोग हैं। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन हाईली इंट्यूशन आ रही है कि ये फ़ोटो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ये शायद फ्यूचर में आपके बहुत ही काम आ सकती है। इसलिए प्लीज़ एक बार आप अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर एक बार इसे देख लेना। और इतना टाइप करने के बाद वो इसे यहाँ पर महारानी को सेंड कर देती है। अपने इस काम को अच्छी तरह से करने के बाद अब यहाँ पर राजलक्ष्मी सबसे पहले तो इस फोटो को ही जिसकी उसने फ़ोटो ली थी उसे अब अपने पर्स की स्क्रीन जिप में अच्छे से डाल देती है। और सबसे पहले अब वो इस सिस्टम की हिस्ट्री को डिलीट कर देती है ताकि यहाँ पर उसके पीछे से कोई भी अगर उसके सिस्टम को चेक भी करे तो उसमें महारानी से मिलता जुलता ऐसा कोई भी डाटा किसी को भी ना मिले। और फिर वो अपनी जगह से उठकर अब वो यहाँ पर सीधा ही शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। यहाँ पर राजलक्ष्मी जैसे ही बाथरूम से शावर लेकर बाहर आती है तो अब यहाँ पर जो अब उसके मन में अभी भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे। अब वो यहाँ पर अपने मन में सोचती है आखिर उस किले का इतिहास क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी उस किले से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी वहाँ पर अपने महाराज का इंतजार कर रहे हों। क्या रहस्य हो सकता है उस किले का? क्यों वो लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते थे? और वो ब्लैक ब्लड, मुझे उसके बारे में भी तो अच्छी तरह से पता लगाना ही होगा। वैसे भी महारानी ने मुझे उसके ब्लड के सैंपल लेने के लिए कहा था और वो भी मेरे पास है, तो बस अभी मुझे उसको एग्जामिन करना है। यहाँ राजलक्ष्मी ये सब सोच रही थी। राजलक्ष्मी के मन में वहाँ पर बहुत सारे सवाल थे कि तभी अब उसके रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। दरवाजे के नोक की आवाज़ को सुनते ही यहाँ पर राजलक्ष्मी अब अपने सेंस में आती है और अब वो जब यहाँ पर अपने दरवाजे के पास जाती है और जब अपने दरवाजे को खोलती है तो यहाँ पर सामने कोई और नहीं बल्कि यश और पिंकी खड़े थे। अब यश और पिंकी को वहाँ पर खड़ा देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, अरे आप दोनों बच्चे, आप यहाँ पर। ये सुनते ही अब यश ने कहा, चाची देखो, आप बाहर गई थी ना, मम्मी ने बताया था कि आप कहीं बाहर गई हैं। तो आप अगर बाहर गई थी तो क्या आप हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आई? बताइए ना चाची, आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? यश की इस बात पर अब राजलक्ष्मी ने अब यहाँ पर यश के सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए कहती है, यश मैं सिर्फ आप दोनों के लिए ही नहीं बल्कि मैं तो सभी के लिए ही कुछ ना कुछ लेकर आई हूँ। ये सुनते ही दोनों ही बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और यहाँ पर एक्साइटेड होते हुए ही अब यहाँ पर पिंकी कहती है, क्या कहा चाची आपने? आप सच में हमारे लिए सब लेकर आई हैं, इवन सब के लिए लाई हैं? तो अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कहती है, हाँ पिंकी, मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगा जब मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो मुझे आप सब के लिए लेना चाहिए। वैसे आप दोनों अभी नीचे जाकर सभी के साथ बैठिए, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बस अब थोड़ी ही देर में वहीं पर ही आ रही हूँ। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब पिंकी ने कहा, ओके चाची, लेकिन हाँ जल्दी आना। और इतना कहने के बाद वो दोनों यहाँ पर नीचे की तरफ जाने लगते हैं। दोनों ही बच्चे के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो इधर बच्चों के जाने के बाद अब यहाँ पर राजलक्ष्मी फिर से अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है।